right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement bill 2013. Sri J.R.R. Ramesh to move. Sir, just 1 second. No, I have called J.R.R. Ramesh. One point, this is the most important bill. We have been at this for 3 decades in Bengal on this issue, sir. We cannot turn this important bill into a T20 cricket match. Sir, it is 4:30 now. No, that is expensive. 6 hours have been allotted for this bill. 6-hour discussion. It will finish at 11. Voting will finish at 2. Now, House is supreme. House is supreme. House will decide. House will decide. House is supreme. House will decide. Your observation is noted, please. Now, Mr. J.R.R. Ramesh. Mr. Deputy Chairman, sir. Yeah. I beg to move. No, let us move. Then we will, when it is needed, we will do that. Mr. Deputy Chairman, sir, I beg to move that the right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement bill 2013 be taken into consideration. You want to speak? No. No, sir, I'll speak at the end. Sir. Speak at the end. Then, now, Sri Vinaya Katiyar. I have a humble request to the honorable members. Even though BSC has allotted 6 hours at that time, thinking that the bill will be taken up in the morning, now that the time is 4:30, honorable members will stick to the points and say only relevant points, so that we may be able to pass it maybe in 3-4 hours at least. Okay. All right. Bolo. Bye. Yeah, right. Okay, you sit down. I called Vinay Katiyar. Vinay Katiyar. I called Vinay Katiyar. बोलिए सभापति जी, भूमि अर्जन, भूमि पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन का ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय राज्यसभा में आया है लोकसभा से होते हुए। ये 1894 का पुराना विधेयक अंग्रेजों के समय का है और उस समय से कई बार संशोधन होते हुए आज पुनः 2011 में हम लोगों के बीच में यहाँ पर आया है। माननीय उपसभापति जी, जब कभी भूमि का सवाल उठता है और अधिग्रहण का सवाल उठता है तो किसान रोता है। किसान के पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता है। लाठी खाता है, गोली खाता है, जेल जाता है और इसके उदाहरण दिल्ली से लगे सीमा में उत्तर प्रदेश में हैं। ग्रेटर नोएडा हो, दादरी हो, भट्टा परसौर हो, इन सारे स्थानों पर उत्तर प्रदेश में तो कम से कम किसान गोली भी खाया है, लाठी भी खाया है, जेल के अंदर भी गया है। और ये एक सार्थक बिल बने, इसकी आज बहस यहाँ पर प्रारंभ हो रही है। भूमि एक अनमोल प्राकृतिक साधन है तथा देश के करोड़ों लोगों की जीविका का मुख्य स्रोत है। देश का लगभग 58% मजदूर वर्ग अभी भी कृषि और उसके सहायक गतिविधियों से जुड़ा है। इकोनॉमिक सर्वे के आंकड़ों की बात करें 2011 में 1.8 करोड़ ग्रामीण परिवार भूमिहीन हैं। संविधान के 44वें संशोधन से पूर्व भूमि धारण करना संविधान के भाग 3 के अंतर्गत एक मूल अधिकार था। बहरहाल संविधान के 44वें संशोधन के बाद यह अनुच्छेद 301 के अंतर्गत एक वैधानिक अधिकार रह गया है। अनुच्छेद 301 के अनुसार किसी व्यक्ति को सिवाय कानून के अनुपालन के उसकी भूमि से बेदखल नहीं किया जाएगा, लेकिन आज पूरे देश के अंदर हो रहा है। इस विषय पर सामाजिक राजनीतिक स्तर पर मतैक्य है कि वर्तमान कानून में कमियां भी हैं। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अंतर्गत यदि एक बार अधिग्रहण संस्था ने भूमि विशेष के अधिग्रहण का मन बना लिया तो उपाध्यक्ष जी अधिग्रहण करके ही रहती है, बिना सोचे समझे इस व्यक्ति के भूमि के अधिग्रहण जो किया जा रहा है उससे भूमि उस किसान पर क्या असर पड़ने वाला है। कोई सुरक्षा का मानक नहीं है। वास्तविक रूप से अपील का प्राविधान न होना, पुनः संयोजन पुनर्वास का अभाव, भूमि अधिग्रहण द्वारा स्थापित व्यक्ति के पुनः स्थापना व पुनर्वास का कोई प्राविधान न होना, आपातकालीन प्रावधानों को दुरुपयोग, वर्तमान प्रावधान आपात प्रावधानों के विषय में कोई मूलभूत नियम नहीं बताता, अपितु ये अथॉरिटी
अधिकार पर छोड़ दिया जाता है। परिणाम स्वरूप लगभग सभी इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अधिग्रहण आपात प्रावधानों के अंतर्गत किए जाते हैं। कम दरों पर मुआवजा। भूमि अधिग्रहण का मुआवजा वर्तमान सरकार दरों पर किया जाता है, जो वास्तविक दरों से काफ़ी कम होता है। सुप्रीम कोर्ट का वर्तमान दृष्टिकोण जस्टिस गणपत सिंघवी के अनुसार पिछले कुछ महीने भूमि में अधिग्रहण कानून के बारंबार उल्लंघन से बात प्रकाश में आई कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 छलावा बनकर रह गया है। पुनः ऐसा लगता है कानून आम आदमी के अल्प लाभ के लिए बनाया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय की एक अन्य पीठ ने उपरोक्त भावना इन शब्दों में व्यक्त किया कि बात संबंधित व्यक्तियों ने महसूस की कि अधिनियम भूमि माफियाओं के हितों की रक्षा करता है। ये अधिनियम भूमि अधिग्रहण के पश्चात विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं करता, जबकि उसकी जीविका प्रभावित होती है। ये अधिनियम अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता को पारित होने से पहले ही खो चुका है और इसके तुरंत पुनर्नियोजन किए जाने की आवश्यकता है। जितनी जल्दी हो सके इसे उचित, पारदर्शी, तार्किक बनाने की आवश्यकता है। विशेषतः अनुच्छेद 301 के प्रावधानों के अनुरूप इसका संयोजन आवश्यक हो। हम अपेक्षा करते हैं कि भूमि अधिग्रहण की तिथि निर्माण की प्रक्रिया व्यापक होनी चाहिए और इसमें अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 कमियों का फायदा उठाते हुए केंद्र, राज्य सरकारों तथा सरकारी निकायों ने बड़ी संख्या में उपजाऊ भूमि का भी अधिग्रहण कर लिया है, जो देश की भोजन सुरक्षा के साथ समझौता है। सरकार ने रेलवे, सेना, एसीजेड, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर उपक्रमों के लिए आवश्यकता से अधिक भूमि का अधिग्रहण किया है। प्रसंग कैग ने अपनी रिपोर्ट में अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट 2012 के भूमि अधिग्रहण के विषय में निष्कर्ष दिया कि मुंद्रा तथा कृष्णपट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के लिए क्रमशः 1528 एकड़ एवं 1096 एकड़ अधिक भूमि अधिग्रहण की गई। एक रिपोर्ट के अनुसार रेलवे के पास 1 लाख से भी ज़्यादा जमीन उनके पास सरप्लस पड़ी हुई है और तैयारी कर रहे हैं। गार्डनर फंड को बेचने की प्रक्रिया भी वो उसमें आगे बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार ने जनहित में भूमि अधिग्रहण करके प्राइवेट बिल्डरों और उद्यमियों को सौंप देती है। वर्तमान में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में एनसीआर, नोएडा तथा कई अन्य राज्यों में भूमि अधिग्रहण को रद्द घोषित कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष जी, नोएडा पूरा गौतम बुद्ध नगर जो जिला है, आज वहाँ किसान नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई, खेती नहीं रह गई। ज़्यादा तकसा प्राइवेट बिल्डरों को देने का काम किया गया, कुछ सरकारी कामों को छोड़ करके। अगर इसी प्रकार से सिंचित भूमि को, बहुफसली फसलों को, ज़मीनों को लिया जाता रहेगा तो गांव मिटते जाएंगे, शहरीकरण की ओर बढ़ता चला जाएगा। अधिनियम भूमि अधिग्रहण ने बड़े पैमाने भूमिगत एवं संग्रह का बढ़ावा परिणाम स्वरूप है। उपजाऊ भूमि की कमी, भोजन सुरक्षा से समझौता हो रहा है। बड़े पैमानों पर जनसंख्या का विस्थापन होता है। जीविका का अभाव, बड़े पैमाने पर गांव से शहरों की ओर पलायन, पुनर्वास, पुनर्स्थापना का अभाव, पुनर्स्थापित कॉलोनियों में पेयजल, स्कूल इत्यादि का अभाव रहता है। जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ बना दी जाती हैं वहाँ विद्यालय खत्म हो जाते हैं, वहाँ सुलभ शौचालय खत्म हो जाते हैं, रास्ताएं खत्म हो जाती हैं, उनकी कोई व्यवस्था वहाँ पर नहीं होती। जनजातियों की तो घोर उपेक्षा हो रही है। अपने जीवन के मूलभूत सुविधाओं तथा भोजन, लकड़ी, आश्रय, चारागाह इत्यादि के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, लेकिन उनको उचित वहाँ पर न्याय नहीं मिलता। आज उसके कारण से जो नक्सलवाद की समस्या है वो भी बड़े तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है। माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जंगलों के अंदर रहने वाले जो लोग हैं उनको उजाड़ने के लिए कोई ऐसी नीति बनाएं जिसके कारण से वो रह भी सकें। पेड़ एक तरफ वो निकालें, दूसरी तरफ खेती करें, तीसरी तरफ फिर पेड़ लगाएं, ऐसी कोई व्यवस्था उनके ऊपर होनी चाहिए। उचित और सुनिश्चित भूमि अधिग्रहण, प्रतिकर व पुनर्वास नीतियों की आज आवश्यकता है। कुछ कारणों से भूमि अधिग्रहण पर उचित कानून निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। भूमि का उचित उपयोग, मानव जीवन पर उसके प्रभाव का अध्ययन, प्राथमिकता के आधार पर गृह निर्माण, उद्योग आदि, संकेतित नगर योजना, आधारभूत ढांचा, भूमि का आवंटन, भूमि अर्जन पर उचित प्रतिकर का निर्धारण तथा नियामक प्राधिकरण की स्थापना, पीएपी के लिए उचित पुनर्स्थापना और पुनर्वास, बड़ी मात्रा में भूमि का संचयन, उस पर भविष्य में लाभ अर्जित करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। खाद्य सुरक्षा का संरक्षण होना चाहिए। जनहित शब्द की उचित व्याख्या होनी चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष जी, स्टैंडिंग कमेटी में बहुत सारी सिफारिशें की हैं। ऐसी भी सिफारिशें की हैं जो माननीय मंत्री जी ने उनको स्वीकार नहीं किया है। भूमि अधिग्रहण का उद्देश्य सीमित रखना,
बुनियादी ढांचा परियोजना, सिंचाई, स्कूल, अस्पताल, पेयजल परियोजना आदि आपने उस पर ध्यान नहीं दिया और उसको अपने उसमें सम्मिलित नहीं किया, जो कि बहुत आवश्यक है। पीपीपी तथा प्राइवेट सेक्टर अर्जन में सरकार की भूमिका नहीं होनी चाहिए। आपने पूरी तरह से उसमें भूमिका को डाल दिया है। इस कमेटी ने भी रिपोर्ट दी है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए 5वीं अनुसूची का समावेश जो एक मॉडल के लिए रूप में है। बुनियादी ढांचा परियोजना के रूप में कोई भी आधिकारिक संरचना घोषित करने पर राज्य सरकार की नियोक्ता, सामाजिक प्रभाव के सही आकलन के पश्चात ही भूमि की पहचान सुनिश्चित हो, वो नहीं हो रही है, जो कि पहले होनी चाहिए। एसआई को ग्राम सभा की आवश्यक सहमति हो, ग्राम सभा की सहमति नहीं हो रही है। कलेक्टर करेगा, बाकी करेंगे, लेकिन ग्राम सभा की जो सहमति होनी चाहिए उपाध्यक्ष जी, वो नहीं हो रही। विधेयक की धारा 10 खाद्य सुरक्षा प्रतिस्थापना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भूमि का बाजार मूल्य निर्धारण हेतु बहुसदस्यीय भूमि निर्धारण आयोग की स्थापना। कंपनियों द्वारा किए गए अपराध को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत निपटा जाए। ये कंपनियों के लिए हर बार सुविधा दे दी जाती है, लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूँ कि जब उन पर अपराध होता, बाकी अपराध होते हैं तो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत होते हैं, इनको क्यों छोड़ दिया जाता है? और इसीलिए इनको भी करना चाहिए। ये मैं भी नहीं कह रहा हूँ, ये कमेटी की रिपोर्ट भी कह रही है और उसको उसके अंतर्गत निपटा जाना चाहिए। अधिसूचना के माध्यम से अनुसूचियों में संशोधन की शक्ति निहित है। इस खंड 99 को हटाया जाए। विशेष आहार पात्रता तय कारकों में यदि नहीं दी जाती है तो दूसरी अनुसूची में दिया जाए। 11 ऐसे बिंदु हमने माननीय मंत्री जी दिए हैं, जिनको स्टैंडिंग कमेटी ने बहुत जोर शोर से उसको दिया, लेकिन उसको आपने उठाने का काम, इसमें लेने का काम नहीं किया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, 6.5 करोड़ की संख्या में किसान विस्थापित हुए हैं अभी तक। इसलिए भूमि अधिग्रहण का प्रश्न खड़ा होता है तो किसान आंदोलित हो जाता है। 1894 में अंग्रेजों ने भूमि का अधिग्रहण बिल तैयार किया था। आज़ादी के बाद 3 बार संशोधन हुआ, 1962, 1967, 1984, लेकिन किसान नाराज चल रहा है। भूमि अधिग्रहण तरीके से किया जाए, क्योंकि उसको मनमानी तरीके से भूमि का अधिग्रहण हो जाता है, किसान स्वाभाविक उससे नाराज होता है। ये क्लास जो 2 है, इसमें जितने प्रभावित परिवार हैं उनके 80% लोगों की आम सहमति होनी चाहिए। ये भूमि अधिग्रहण की जाए या भूमि अधिग्रहण न की जाए, लेकिन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट होंगे उनके लिए यहाँ पर 70% रखा गया है, मगर सरकारी प्रोजेक्ट के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके समक्ष कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, तो मंत्री जी इसमें एक समानता रखने में क्या परेशानी हो रही है? अगर ये सब चीज़ इसमें कोई मजबूरी ना हो तो एक समानता अगर ये लागू किया जाए तो ये बिल अच्छा होगा। माननीय मंत्री जी, आपसे आग्रह है कि ज़मीन का जब आप अधिग्रहण करते हैं तो आबादी के छोड़ने के लिए, जहाँ पर गांव बसते हैं वहाँ आबादी छोड़ने के लिए ज़मीन निर्धारित मापदंड होना चाहिए, और वो मापदंड नहीं है। क्योंकि अगर वहाँ पर आबादी आप गांव बसाते हैं, बाकी बसते हैं, फिर आबादी बढ़ती है, और उसके लिए अगर आपने ज़मीन नहीं छोड़ी आबादी के लिए, तो आने वाले दिनों के अंदर किसान तो अपने आबादी के लिए भूमि अधिग्रहण करा नहीं सकता है। तो पहले से अगर इनको वहाँ पर ज़मीन छोड़ दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। धारा 9, उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल के क्लास 9 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपस स्थिति में सबसे खतरनाक ये धारा है। ये अर्जेंसी का जो प्रोविजन क्लास 9 का है, कहता है कि एक क्लास 38 है, क्लास 38 के तहत अर्जेंसी प्रोविजन के माध्यम से सरकार अधिग्रहण करती है। तो क्लास 9 अधिग्रहण की प्रक्रिया को सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट से मुक्त रखा गया। वह धारा 9 को द्वारा दिया गया कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। अतः मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये जो धारा 9 है, आपात स्थिति में लेने की जो बात कही गई है, इसमें इसको समाप्त कर दिया जाए। इसका कहीं पर भी औचित्य नहीं, किसान विरोधी है, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। किसी प्रकार का अधिग्रहण हो, प्राइवेट कंपनीज के लिए हो, पब्लिक पर्पस के लिए हो, सोशल इम्पैक्ट के लिए हो, असेसमेंट के लिए हो, इन्वायरमेंटल हो, इम्पैक्ट असेसमेंट निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन धारा 10 आपकी कहती है, उसी में से क्लास 10 की ओर ध्यान आपका हम आकर्षित कराना चाहते हैं माननीय मंत्री जी,
10 कहता है कि कुछ परिस्थितियों को छोड़ करके मल्टी क्रॉप माने बहुफसली जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, मगर उसी में सेक्शन 2 कहता है कि ये बात कही गई है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है। एक तरफ आप कहते हैं बहुफसली जो है उस जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए, वहीं उसका सेक्शन 2 कहता है कि नहीं, ऐसा किया जा सकता है। तो फिर वहीं पर आकर के हम खड़े हो गए जहाँ पर पहले थे कि किया जा सकता है। ये दोहरी बात है, तो इसको कम से कम इस पर एक बात होनी चाहिए, नहीं तो इस धारा को भी समाप्त किया जाए। फिर जब तक किसान सहमति न दे तब तक भूमि योग्य किसी भी हालत में अधिग्रहण नहीं होनी चाहिए। किसान की सहमति नहीं है और उस जमीन का अगर आप अधिग्रहण करते हैं तो मैं समझता हूँ, और वो भी सिंचित भूमि हो, बहुफसली भूमि हो, और उसका अगर अधिग्रहण किया जाता है तो ये किसी भी कीमत पर उस भूमि का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। आपके पास बहुत बंजर जमीन है, वैसे देखा जाए उत्तर प्रदेश में बंजर जमीन भी खत्म हो गई, कई राज्यों के अंदर बंजर जमीन बहुत है, लेकिन कई प्रदेश ऐसे हो गए हैं जहाँ बंजर भूमि नहीं है। हरियाणा के पास नहीं होगी, पंजाब के पास नहीं होगी, उत्तर प्रदेश के पास बहुत कम है, लेकिन फिर भी बिहार में बहुत कम है, सब जगह कब्जे हो रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसे स्थान हैं, जैसे राज्य है जहाँ बंजर भूमि है, तो वहाँ बंजर भूमि से आप काम चलाइए। ऊसर भूमि है, ऊसर की ज़मीन पड़ी हुई है, इन राज्यों में कई जगह ऊसर की ज़मीन पड़ी हुई है, आप उस ज़मीन से काम चलाइए। और स्टैंडिंग कमेटी ने भी इसमें आपकी सिफारिश की है कि इस प्रकार का होना चाहिए। सिंचित ज़मीन तो किसी कीमत पर लेनी नहीं चाहिए। अगर वो ज़मीन जाती है तो पूरा परिवार, पूरा गांव उजड़ जाता है, फिर वो गांव जाता है, फिर विभिन्न गांव के अंदर जा कर के बसते हैं। धारा 63 में किसान अपील नहीं कर सकता। ये प्रावधान आपने किया है, धारा 63 आप पढ़िए, उसमें लिखा है किसान अपील नहीं कर सकता। तो कहाँ करेगा अपील? किस जगह जाएगा ये अपील करने के लिए? कम से कम किसान को अपील तो करने दीजिए, वो अदालत के अंदर दरवाज़ा तो खटखटा सके। किसानों में मैं माननीय मंत्री जी आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, किसानों को कोर्ट तो खटखटाने दीजिए, उसका दरवाज़ा तो खटखटाने दीजिए, तब जा करके वो किसान ये कर सकता है। धारा 38, आपात स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट कलेक्टर, उसको एक शक्ति दी गई है कि नोटिफिकेशन करके 3 दिन बाद किसी भी जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं। 3 दिन का आप मौका दे रहे हैं। आप जमीन को अधिग्रहण करते हो और फिर 3 दिन के अंदर अंदर कहते हो कि नहीं ये हो गया, अब आप जमीन खाली करो, तो कहाँ जाएगा? 3 दिन तो माने एक प्रकार से तानाशाही स्थापित हो जाएगी, पूरा उसी हिसाब से काम चलेगा। तो ये 38 धारा है, ये भी धारा को समाप्त करना चाहिए। ये किसान विरोधी धारा है, इस धारा को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए। धारा 45, अथॉरिटी कितनी बनेगी, कहाँ बनेगी, साफ नहीं है। इसको भी साफ करना चाहिए कि कितने स्थानों पर अथॉरिटी आपकी बनेगी, कहाँ बनेगी। जिला केंद्रों पर बनना चाहिए। मेरी तो आपसे राय है कि आप इसको जिला केंद्रों पर बनाने का काम करिए, ताकि किसान भी वहाँ जा सके। बाकी लोगों को जो ज़्यादा दूर जा नहीं सकते हैं, अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए जिला केंद्र पर इसकी अथॉरिटी बननी चाहिए। और इसका जो निपटारा है, ये एक फास्ट कोर्ट की तरह निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि निपटारे में अभी अदालतों के अंदर बहुत केसेस चल रहे हैं कि भूमि का भी, कि हमारी भूमि है, दूसरा फरीकैन कहता है ये मेरी भूमि है, इस पर भी बहुत झगड़ा चलता रहता है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इसीलिए अदालतों के अंदर फास्ट ट्रैक होना चाहिए और इसका जल्दी से जल्दी निपटारा होना चाहिए। किसकी भूमि है ये, किसकी भूमि नहीं है, और इसका कोई एक समय तय करिए। ये पीढ़ी दर पीढ़ी न चलने देना चाहिए, इसका एक समय आप निश्चित करिए तो अच्छा होगा। आवश्यकता से अधिक जमीन का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। पूरा जिला का जिला अधिग्रहण हो जाए और वहाँ के पूरे गांव उजड़ जाएं, ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। और ये कई बार इस प्रकार का हुआ है। और हमने कहा है, दादरी के पास ज़मीन ली गई, बिजली प्रोजेक्ट लगाने के लिए ली गई, लेकिन प्रोजेक्ट तो लगा नहीं। वो ज़मीन वो कहाँ है आज तक पता नहीं चला। कई बार पूर्व प्रधानमंत्री कई बार वहाँ पर बीपी सिंह जी हल चलाने गए, ट्रैक्टर चलाने गए, लेकिन उस ज़मीन का क्या हुआ? आखिर वो ज़मीन किसानों को मिलना चाहिए। अब वो ज़मीन आपने भूमि बैंक को दे दी होगी, प्रदेश के पास हो गई होगी, लेकिन उस ज़मीन को ये किसानों को मिलना चाहिए। अगर किसानों को मुआवजा मिला है तो किसान उतना ही मुआवजा उनको वापस करे। उनको किसान उस मुआवजे को जो वापस करना चाहता है वो वापस करके
जितना आपने उनको मुआवजा दिया है उनका मुआवजा आप वापस ले लीजिए और वो भूमि उस किसान को दीजिए, ताकि क्योंकि जब से आपने मुआवजा दिया है तब से लेकर के आज तक आपने वहाँ पर एक पैसा लगाया नहीं है, कुछ काम किया नहीं है, तो कैसे चलेगा। और इसलिए ये ज़मीनों को जहाँ अधिग्रहण ज़्यादा पड़ी हुई ज़मीनें हैं, आवश्यकता से अधिक ज़मीनों का अधिग्रहण नहीं होना चाहिए। अधिग्रहित जो भूमि है 5 वर्षों तक उपयोग में जो नहीं आती है, आपने ही भी इसमें सीमा रखी है कि 5 वर्ष तक की बात करती है, किसानों को वापस करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने एक बात और जोड़ी है, सरकार के भूमि बैंक में चली जाएगी, तो ये आपने दोहरी बात कह दी। एक बार अगर सरकार ने जो ज़मीन अधिग्रहण कर ली, किसी की भी सरकार हो, फिर वो दोबारा किसान को वापस नहीं करना चाहती, वो चाहती है सरकार कि वो हमारी बैंक में आ जाए। तो ये तो दुधारी तलवार हो गई। माननीय मंत्री जी, इसको जब आप कहते हो तो इसको फिर वापस करिए, किसानों को करिए, और वो किसान जो इसका मुआवजा दे दे, जितना आपने मुआवजा दिया है वो मुआवजा आप उनको दे दीजिए, तो उसमें से इस रास्ता को साफ हो जाएगा। अब ज़मीन की जो वैल्यू है, जो रजिस्ट्री होती है, वो तो जो रजिस्ट्री की जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है, और उससे ज़मीन की कीमत 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी तक जाती है। और लेकिन अगर आपने ज़मीन की वैल्यू के आधार पर उन लोगों को उसको मूल्य की वैल्यू देने की कोशिश की किसान को, तो उसमें झगड़ा खड़ा होगा, फिर वो देगा नहीं, क्योंकि उसकी तो ज़मीन जा रही है। अब उसमें आप कह सकते हो कि हम उसको दुगनी देने की कोशिश करेंगे, हम 4 गुनी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक साफ नीति बननी चाहिए। और उस साफ नीति में आपने एक बात कही है, शहर के लिए अलग रखा है और देहात के लिए आपने अलग रखा है, तो शहर की सीमा क्या होगी और देहात की सीमा क्या होगी। कई गांव आज शहर बन गए, शहर के अंदर आ गए, क्या वो उसको आप सीमा के अंदर शहर में मानेंगे? क्योंकि उनकी ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम प्रधान अभी वहाँ पर चुना जाता है, तो वो तो अपने गांव को मानते हैं, लेकिन वो सारा कारोबार, सब रहन सहन बिल्कुल शहरी हो गया है, तो वो स्थिति क्या बनेगी? कम से कम उस स्थिति पर भी विचार करने की ज़रूरत है। और इसलिए ज़मीन के जो अंडर वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू पर नहीं, जबकि मार्केट वैल्यू पर कंपनसेशन दिया जाए, उसकी ये पूरी तरह से माननीय उपाध्यक्ष जी तैयारी होनी चाहिए। अब मैं कुछ बात कह करके अपनी बात को भी समाप्त करूंगा, हमारे यहाँ और भी लोग बोलने वाले हैं, और सुनाते से मैं कुछ बिंदुवार केवल बात 1.5-2 मिनट में रखना चाहता हूँ, और जितना हमने बोला है उसको बिल्कुल क्रमबद्ध करके आपके सामने रखना चाहता हूँ। आबादी पर कानून बनना चाहिए। जब तक ये आबादी पर कानून नहीं बनेगा, जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा, तब तक ये ज़मीन तो बढ़ेगी नहीं। इसलिए इस पर सख्ती करनी चाहिए। कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को खराब लगेगा, लेकिन इसकी चिंता न करते हुए विनय कथियार जी, आपका पार्टी में और 3 स्पीकर्स से, और 3 से जी मैंने तो कहा कि मैंने अपने बोलिए मिनट में, और पहले वक्ता को बोलिए। खाली जमीनों पर उद्योग लगाए जाएं। किसानों की खेती किसी प्रकार से नहीं ली जानी चाहिए जो कई फसलें हों। 76% से घटकर काफ़ी नीचे आ गए हैं, करीब 58% मजदूर वर्ग के लोग हो गए। 80% किसानों की सहमति की बात कही गई, लेकिन 100% किसानों की बात क्यों नहीं की गई सहमति की? जब आप 80% की बात करते हो तो 100% उसमें लाइए। ज़्यादा आपको कम करना है तो 1-2% और कम कर दीजिए, लेकिन 98 कर दीजिए, लेकिन 80 की बात समझ में नहीं आती है, इसको भी करना चाहिए। 2005 में SEZ देश का सबसे बड़ा घोटाला है, ये ज़मीन किसानों को वापस होनी चाहिए। 5 वर्ष तक ज़मीन का उपयोग न होने पर किसानों को वापस हमने पहले बता दिया, लेकिन उसमें भूमि बैंक का जो मामला है वो ठीक नहीं। रजिस्ट्री कराते समय उस ज़मीन का उपयोग क्या करेगा ये लिखवाना चाहिए। आप जो ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं वो किसके लिए ले रहे हैं, ये रजिस्ट्री में भी लिखा जाना चाहिए। किसान की जब आप रजिस्ट्री करवाते हैं या अधिग्रहण करेंगे तो उसमें इस प्रकार का लिखा जाना चाहिए। ज़मीन वाले को एक नौकरी दी जानी चाहिए। जिसकी आप ज़मीन ले रहे हो, उजाड़ रहे हो, तो कम से कम उसको भी एक नौकरी दी जानी चाहिए। धारा 9 और 10 और 38 ये किसान विरोधी धाराएं हैं, इनको पूरी तरह से हटा देना चाहिए। ज़मीन रोज घटती जा रही है, किसानों को भूखा नंगा किया, किसान मालिक की जगह मजदूरी कर रहे हैं। जो किसान मालिक था आज वो मजदूर बन गया है। पशु पूरी तरह से समाप्त होते चले जा रहे हैं।
इनकम टैक्स किसानों पर पड़ता है, इसको देखना चाहिए कहां पर पड़ता है, किन स्थानों पर उसको रोक लगानी चाहिए। विस्थापित लोग 2.5 एकड़ वाला किसान आज पूरी तरह से भीख मांगने की स्थिति में हो जा रहा है, जहां पर आप जमीन का अधिग्रहण कर रहे, अपील करने का अधिकार नहीं आप दे रहे। जो कलेक्टर कहेगा वही होगा, तानाशाही हो जाएगी हमारे देश के अंदर। किसानों को नहीं सुना गया, ये अंतिम बात हमारी है। आप माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बात अपनी रखी, माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि आप बात को उसमें से कुछ जो संशोधन हमने कहे हैं उसको स्वीकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, धन्यवाद विनय कटियार जी, धन्यवाद। नाउ श्री शांताराम नायक, इधर नहीं आया विनय जी, बढ़िया बोले, बढ़िया। Taken lot of efforts to see that bill comes before this house. I would also like to congratulate Sri Jairam Ramesh ji, who has made a tireless effort to see that the bill is drafted in a proper manner, exhaustively, to satisfy all the needs of the society. Now, sir, I was practicing as a lawyer, and there used to be many cases under Land Acquisition Act, and I know the sufferings of the people at that time. It was practically a forced acquisition under old Land Acquisition Act, which we are going to repeal. Forced acquisition in sense, there was practically no remedy. One could make an application under section 5A if somebody objects to the acquisition, but those were only formal application. No deputy collector who was hearing those applications was taking those applications under 5A, whatever may be your arguments on that. So these were the situation, and the rates fixed by the land acquisition officer were very, very low, and they used to take the land of the poor people by compensating in very low manner. Now this act is a revolutionary act for the simple reason, the fundamental of this act is social impact study. It's only after social impact assessment that a land can be acquired. And for the purpose of assessing social impact, it is the Gram Sabhas bodies which are the primary bodies where the consultation will take place. Which party? Secondly, bare minimum land which is required for a project will be acquired. Secondly, it will be verified whether the alternate land is available for the purpose, whether assessment has been made. Third, public hearing will be there while making social impact study. People will be asked as to what are their opinions. Then study report. After it is prepared, it will be published, it will be uploaded on the website so that everybody comes to know about the study report. Then, if after publication of notification under section 11, within 10 months, if the notification is not issued, the acquisition will lapse. It will not remain in the force. And secondly, if ultimately declaration has to be made, it has to be made along with, it's very important, along with rehabilitation and writ settlement scheme. जब ये जमीन आप लेते हैं, क्या सेटलमेंट होगा, ये पूरी जानकारी पब्लिश की जाएगी लोगों की जानकारी के लिए. Now the question is compensation, 4 times in rural area, 2 times in urban areas. ST and forest dwellers, the loss that will be caused to them will be considered. Tenants who are there on the land, their interests will be protected. Even those having easement rights, they will get compensation. And if the person whose primary source of livelihood is going to be affected, that aspect will also be taken into consideration. Now, there is a liberty given under section 108 and 109. If a state government would like to give more compensation, if state government would like to give better facilities than what is provided, they will be free. If they have got
necessary budget with them, they will be free to give better facilities, better compensation than what is provided. This is a very historical provision. Then today, as the law stands today, what is the provision? If a person, we require a land under the old law, present law, you acquire the land, give them minimum compensation, whatever that is. If he has got a house on that plot, हाउस के बारे में कुछ ज्यादा दिया, बस चलो फुट, इसके सिवा कुछ नहीं है. इतना ऑर्डिनरी प्रोसीजर हुआ करता था फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड. टुडे not only after acquisition, you will have to give them house sites. If there is a house on the plot of land, house sites will have to be given. If there is a agricultural land, alternate land will have to be given. And then mandatory employment to those affected by acquisition. Jobs will have to be given mandatorily. This is important. This is why I am calling this legislation as very historical legislation. Now question is, if sometimes lands are transferred after acquisition, then 40% of the increased value will have to be paid to the landowners. This is also an additional benefit to those whose land is acquired. Further, sir, presently, who deals with land acquisition? After the award is passed, if those to whom the rate fixed by the land acquisition officer is not agreeable, then he can make an application to refer the case to the district judge. And today, all matters are decided by district judge or additional district judge, as the case may be, for enhancement of the rates. Invariably, अगर 10 रुपया दिया है तो district judge 20 रुपया देता है, बढ़ाता है. There is a standard formula by which you get little more than what is given by the land acquisition officer. But इसमें ये होगा, district judge decide नहीं करेगा. I told Ramesh ji also, special authorities will be appointed under this act to decide about land acquisition matters. And these authorities will have proper staff, registrar, all these things, and not a district judge. Qualification will be district judge, but independent land acquisition authority. This is very important because today in hundreds of courts in the country, a number of land acquisition petitions are pending and people do not get the compensation in time. It takes years till the district judge gives their award of enhancement. And therefore, this provision, according to me, is very, very important, provided state government also takes deep interest in appointing number of authorities as are required. Supposing in a given state, 3-4 authorities are appointed, then it will have no use. Today, in a circumstance, every district judge or additional district judge also acts as land acquisition officer, in spite of the fact that these numbers are not sufficient. If these authorities are increased, that means if number of authorities which are appointed are sufficient enough to clear all land acquisition matters, it will help the people. Now, in this, there is also a provision, I will not go into details, whereby the persons affected can also be made partners in the projects which come under this private-public model. Details are to be worked out, but they will be also be partners in not necessarily on all occasions. In case of PPP model, there will be partners. No multi-crop land will be acquired. See, the question arose because
earlier when SEZs were established in the country, SEZs were established, not only single crop land, but multi-crop land also acquired. Whether it was permissible under SEZ or no, I don't know. But there were cases where multi-crop land were acquired, and therefore there was agitation against SEZ. In my state, Goa, I said we don't want SEZ. 3 SEZ were notified. We opposed. Ultimately, they are on the verge of being cancelled. Why? These people obtain lands thrice or 4 times than actual requirement. Number 1. Number 2, they did not assure that locals will be given jobs. Now you want to have vast estate in the name of SEZ, vast estate in the name of SEZ, and then don't assure jobs for the people. Then there were also other illegalities. So Goa is one of the few states which have opposed SEZ. Said it's okay with bigger states where lot of land is available, but in a state like Goa where only few acres of land are there, we said we do not want, and this is one reason. Then public-private acquisition, the consent of local people will be required, and consent to the extent of 70 to 80%, because there people are to be involved. Whether you would really like to have, this project in your area. People say how to obtain consent, how many signatures will have to obtain, who will call the meeting. All such issues are coming, no doubt. But eventually, these issues will be settled. People will gather together. Today, Gram Sabhas are very effective. Sometimes there are problems in Gram Sabha meetings. But ultimately, if an issue is put before Gram Sabha, I think in the interest of the village or interest of the area where a project is coming, they will decide whether we require this particular project or not. Now, consent of 70 to 80%, there may be some problem in deciding whether the proper consent of people was there, how many people were present for the meeting, who has consented. Such issues may arise, no doubt. But ultimately, the law will get settled and conventions will be there. Another very important aspect, unless full payment is made, the affected person cannot be compelled to part with the land. This was different from the present law. They used to enter, do all sorts of damage, and they used to give some compensation, etc. But here, unless the full payment is made, you will not be compelled to part with the land. This is one important provision in this act, which will go a long way to help people and to give them satisfaction. Now, as regards tribal areas, the issues of tribal areas are multifaceted. There are also problems of their culture, their livelihood, their style of living, etc. So when land is to be acquired, and if it is a tribal area, then necessary precautions have to be taken by the land acquisition authorities to make a proper assessment and see whether their life is going to be substantially affected. And therefore, social impact assessment as far as tribal concern has to be made more carefully, more effectively, to the satisfaction of all. And therefore, there is a provision has been made, special chapter has been included for the purpose of acquisition of land from this area. Another vital provision, which I think is vital, is that a government sometimes wants a land. Perhaps it is difficult to obtain the land. Then there is a provision that land can be acquired on lease basis. You need not acquire. It may be acquired on the basis of lease if all concerned
agree for this purpose, it will be a very shortcut method for the purpose of this thing. You have a lease of 90 years and 99 years, and that's it. Then the law will follow course. Last 1 or 2 points. If the land is unused, it has to be returned back to the owner or to the land bank. I would like to ask the Honorable Minister, I have still not followed that provision of or. Whether or means it will not be returned to the owner. I am taking 1 minute more. I got 15 minutes. I am on 14 minutes. I know. So, if the, you have disturbed me in between. So, if the land is unused, whether it goes to land bank or to the owner, that needs to be clarified. And lastly, no income tax or stamp duty will be charged with respect to land that will be acquired. Thank you very much. I once again congratulate the Minister for bringing this revolutionary bill. Thank you very much. Thank you, Kumari Mayawati. मान्यवर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपने देश में भूमि अधिग्रहण का मामला काफ़ी वर्षों से यहाँ विवादों के घेरे में रहा है और इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित अभी तक अपने देश में खास तौर से छोटे किसान व आदिवासी समाज के लोग ही ज़्यादातर हो रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस मामले को लेकर पूरे देश में समय समय पर विभिन्न स्तर पर अनेकों आंदोलन भी हुए हैं और जब इन आंदोलनों ने काफ़ी उग्र रूप ले लिया तो तब फिर इसके बाद केंद्र की सरकार इस मामले में आधी अधूरी कुछ हरकत में आई है। अर्थात अब काफ़ी लंबे अरसे के इंतजार के बाद केंद्र की सरकार द्वारा किसानों, आदिवासी व अन्य कमजोर तबकों तथा भूस्वामियों के हितों में जो ये भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 लाया गया है, इसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं ये बात यहाँ जरूर कहना चाहूँगी कि आज जो ये नया भूमि अधिग्रहण विधेयक लाया गया है, इससे पहले बने भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में अभी तक यहाँ केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा इसमें अनेकों संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में भी सन 2010 और 11 के दौरान हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ के किसानों, कमजोर तबकों व अन्य भूस्वामियों के हितों में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन को लेकर एक नई प्रगतिशील नीति निर्मित की थी, जिसके काफ़ी अंशों को व प्रावधानों को केंद्र की सरकार ने अपने इस नए विधेयक में शामिल करके जो अब ये नया भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 लाया है, जिसमें विभिन्न दलों के कुछ जरूरी सुझाव भी संशोधन के रूप में इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रकार से इस विधेयक के जरिए यहाँ किसानों,
कमजोर तबकों व अन्य भूस्वामियों को अब जो थोड़ी सी राहत मिलने के लिए जा रही है, तो उसका हमारी पार्टी समर्थन करती है। और अब ये विधेयक राज्यसभा में भी पास हो जाने के बाद 119 साल पुराने भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 की जगह ले लेगा। और इस विधेयक की आवश्यकता को लेकर हमारी पार्टी का ये भी कहना है कि अपने भारत देश में भूमि अधिग्रहण का मुद्दा शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा विवादित व खासकर किसानों, दलितों व आदिवासी समाज को काफ़ी कुछ परेशान करने वाला रहा है, जो ये गंभीर चिंता का विषय है। और इस समस्या का प्रमुख कारण, हमारी पार्टी का ये मानना है कि इस समस्या का प्रमुख कारण खास तौर से केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा बड़े बड़े औद्योगिक घरानों व बड़े बड़े पूंजीपतियों को विशेष रियायतों पर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा उनकी ज़रूरत से काफ़ी ज़्यादा ज़मीन देकर उन्हें खुश करने की प्रवृत्ति कर रहा है। और यह हकीकत है। इसी कारण स्पेशल इकोनॉमिक जोन अर्थात SEZ आदि के तहत भूमि अधिग्रहण करने का मामला भी काफ़ी ज़्यादा विवादों के घेरे में रहा है। और इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए लोगों के तीव्र आंदोलन के कारण फिर सरकारों को भी इस मामले में कुछ हद तक पीछे हटना पड़ा है। और वैसे इस मामले में ये बात भी सर्वविदित है कि पूर्ण रूप से देश व जनहित के लिए लिया गया कोई भी सरकारी फैसला ज़्यादातर जनता देर सवेर मान ही लेती है यदि उनके हित में कोई फैसला है, परंतु जनहित से धोखा करके जब सरकारें स्वार्थी लोगों को अनाप शनाप लाभ पहुंचाना चाहती हैं, तो तब जनता इसकी अनदेखी नहीं कर पाती और इसके खिलाफ फिर वह काफ़ी उग्र होकर आंदोलित हो जाती है, जिस कारण आखिर में स्थिति इतनी ज़्यादा उग्र हो जाती है कि कानून व्यवस्था की स्थिति फिर बिगड़ जाती है, जिससे काफ़ी जान माल की हानि होती है। और इस असंतोष के लंबे क्रम में फिर हमारे उद्योग धंधे भी काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि इस प्रकार के मामलों में लोग और भी ज़्यादा आंदोलित व उग्र तब हो जाते हैं जब वे देखते हैं कि उनकी ज़मीन जिस खास उद्देश्य के लिए अधिकृत की गई है वह न केवल वर्षों से खाली पड़ी हुई है, बल्कि उसका उपयोग भी बदलकर पूर्ण रूप से लाभ व स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाने लगा है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अभी तक दुख की बात यह रही है कि जिन भी राज्यों में सरकार ने जिस मकसद से किसानों, दलितों, आदिवासियों व अन्य भूस्वामियों की ज़मीन अर्जित की है, तो सरकार ने उन्हें ना तो समय से उनकी ज़मीन का उचित मुआवजा दिया है और ना ही उनके पुनर्वासन में पुनर्व्यवस्थापन की तरफ कोई विशेष ध्यान दिया है। और इस मामले में आज सबसे ज़्यादा हमारे देश में छोटे किसान, आदिवासी व अन्य कमज़ोर वर्गों के लोग ही बुरी तरह से हमें पूरे देश में प्रभावित होते हुए नज़र आ रहे हैं। अर्थात इनकी ज़्यादातर सभी ज़मीनें औने पौने भावों में खरीद ली गई हैं और इससे इनके अपने घर बार व रोटी रोजी के सभी साधन ज़्यादातर इनके उजड़ गए हैं, जिसकी वजह से मजबूरी में इनमें से कुछ लोग तो देश के कुछ राज्यों में नक्सली बन गए हैं या फिर अन्य गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो गए हैं या फिर वे आत्महत्या करने तक के लिए भी वो अग्रसर हो गए हैं। और ये खराब स्थिति हमें सबसे ज़्यादा कृषि बाहुल्य राज्यों में और कमज़ोर व आदिवासी बाहुल्य राज्यों में देखने के लिए मिलती है। और ख़ास तौर से आदिवासी बाहुल्य राज्यों में तो इन लोगों ने
काफी दुखी होकर अपना ये गुस्सा कभी आम जनता पर तो कभी शासन व प्रशासन के अधिकारियों पर तो कभी राजनेताओं पर भी उतारा है। और इस बात के अनेकों उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं, जिसके मैं विस्तार में ज़्यादा नहीं जाना चाहती। इसके अलावा अर्जेंसी क्लॉज का इस्तेमाल करके भी इन लोगों का अभी तक बड़े पैमाने पर शोषण किया गया है। और ये सब हमें उत्तर प्रदेश में भी हमारी पार्टी की सरकार बनने से पहले यहाँ पूर्व की लगभग सभी सरकारों के दौरान ज़्यादातर हमें देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से फिर हमारी पार्टी की सरकार को भी इन सब का काफ़ी ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा। और ऐसी स्थिति में फिर हमारी पार्टी की सरकार ने सन 2007 से लेकर सन 2010 तक इस मामले में केंद्र की सरकार से पूरे देश के लिए एक सामान्य यानी कि एक समान राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन नीति बनाने की विशेष पहल की। लेकिन दुख की बात यह है कि केंद्र की सरकार ने जब इस मामले में जल्दी कोई ठोस कदम नहीं उठाए तो तब फिर अंत में आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व अर्थात सन 2010 और 11 में हमारी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में किसान पंचायत के माध्यम से बातचीत करके किसानों के व्यापक हितों के संरक्षण के लिए एक नई प्रगतिशील भूमि अधिग्रहण व पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापक नीति को उत्तर प्रदेश में हमने लागू किया। और इसके साथ ही उस समय केंद्र सरकार से इसी तर्ज पर तत्काल नहीं राष्ट्रीय भूमि अधिग्रहण नीति जनहित में बनाने की भी हमारी पार्टी ने मांग की थी। परंतु बड़े दुख की बात है कि केंद्र की सरकार ने इस अत्यंत महत्वपूर्ण व राष्ट्रीय महत्व के मामले को भी काफ़ी लंबे समय तक इसे लटकाए रखा। और अब जब देश में लोकसभा के आम चुनाव होने का समय बहुत नज़दीक आ रहा है तो तब इस मामले को अब आधी अधूरी तैयारी के साथ इसे संसद में लाया गया। इसलिए इसमें अभी और भी काफ़ी ज़्यादा संशोधन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार ने सन 2010-11 में किसानों, कमज़ोर तबकों व अन्य भूस्वामियों के हितों में जो नई भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्स्थापना नीति घोषित की थी तो वह काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली एवं प्रगतिशील थी, जिसमें यह प्रावधान किया गया था कि विकासकर्ता ही अपनी परियोजनाओं के लिए किसानों से सीधा जमीन खरीदेगा। यह हमने व्यवस्था की थी और सरकार इसके लिए जमीन अधिग्रहण करने का काम अब आगे बिल्कुल भी नहीं करेगी। यह हमारी नीति में था। अर्थात शासन प्रशासन का काम अब केवल विकासकर्ता व किसानों के बीच तालमेल बनाने का ही होगा। ये भी हमने व्यवस्था की। इसके साथ ही विकासकर्ता को परियोजना के लिए चिन्हित भूमि में से कम 70-80% किसानों से गांव में बैठकर आपसी सहमति के आधार पर पैकेज तैयार करके उनसे सीधे अपने तौर पर जमीन खरीदनी होगी। और यदि कम से कम 70-80% किसान इससे सहमत नहीं होते हैं तो फिर संबंधित परियोजना पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके साथ ही इस नई व्यवस्था के तहत किसानों को हमारी पार्टी की सरकार ने 2 विकल्प भी दिए थे, जिसके तहत वे या तो 16% विकसित भूमि ले सकते हैं और जिसके साथ साथ 23,000 रुपये प्रति एकड़ की वार्षिकी भी उन्हें 33 वर्षों तक मिलेगी। इसके साथ ही किसान यदि चाहे तो 16% भूमि में से कुछ भूमि के बदले नगद प्रति कर भी ले सकते हैं। इसके अलावा किसानों को दी जाने वाली विकसित भूमि निःशुल्क मिलेगी, अर्थात इसमें कोई स्टाम्प ड्यूटी आदि भी नहीं लगेगी। ये भी व्यवस्था हमारी सरकार ने की थी। और यदि कोई किसान वार्षिकी नहीं लेना चाहता है तो उसे एक मुश्त 2,76,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से पुनर्वास अनुदान दिया जाएगा। ये हमारी नीति में था।
इस प्रकार हमारी सरकार की इस नई नीति व व्यवस्था को हर स्तर पर काफ़ी सराहा गया। हालांकि इसकी वहाँ विरोधी पार्टियों ने भी अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा सराहना करती हुई नजर आई थी। और इतना ही नहीं, बल्कि हमें कुछ खास सूत्रों से ये भी सुनने के लिए मिला है कि केंद्र की सरकार ने हमारी इस नीति की वर्तमान में लाए गए अपने इस भू अर्जन, पुनर्वास व पुनर्स्थापना के विधेयक में काफ़ी कुछ नकल तो ज़रूर की है, लेकिन इसके साथ ही केंद्र की सरकार ने इस विधेयक में देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों के हितों में जानबूझकर कुछ ऐसे प्रावधान शामिल कर दिए गए हैं जिसकी वजह से हमारी सरकार की नीतियों की नकल करने से भी इस मौजूदा विधेयक के जरिए यहाँ प्रभावित लोगों को इसका कोई ज़्यादा लाभ मिलने वाला नहीं है। अर्थात इन्होंने अपने इस विधेयक में पूंजीपति समर्थक नीति को किसी न किसी रूप में ज़रूर बरकरार रखा है। लेकिन इसके साथ ही इस विधेयक के बारे में हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि केंद्र की सरकार को अपनी इस नई भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन नीति को बनाने के लिए कोई भी अंतिम निर्णय लेने से पहले इस पर सभी खास पहलुओं को लेकर अपनी राष्ट्रीय आम सहमति जरूर बनानी चाहिए थी। हालांकि आपने बनाने का प्रयास किया, ये अच्छी बात है, लेकिन उसमें अभी काफ़ी कमी है। और यदि आप इस मामले में राष्ट्रीय आम सहमति बना लेते और इसमें किसानों को भी, और जो सफरर लोग हैं और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, उनको भी शामिल कर लेते, उनकी भी राय ले लेते, तो मैं समझती हूँ कि इससे फिर ये नीति ज़्यादा से ज़्यादा मान्य होती और इसका लाभ फिर दोनों पक्षों को, अर्थात विकासकर्ता व किसान आदि दोनों को ही मिल सके। इन दोनों के बीच फिर कोई टकराव की स्थिति मैं समझती हूँ कि ये पैदा नहीं होती। और इसके साथ साथ खासकर किसानों व आदिवासियों को ये कतई नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ कोई अन्याय किया जा रहा है। जो हम ये नीति बनाने के लिए अब हमने जो बनाई है, इसमें खास तौर से जो किसान हैं और जो आदिवासी लोग हैं, उनको ये नहीं लगना चाहिए कि उनके साथ ये जो अब नई नीति बनाई जा रही है कि उनके साथ कोई धोखा किया जा रहा है या अन्याय किया जा रहा है, या फिर उन्हें अपनी ज़मीन से ज़बरदस्ती बेदखल किया जा रहा है। और इसके साथ ही जिस किसी से भी ज़मीन ली जा रही है, उस परिवार के किसी भी पात्र व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार उचित रोजगार की व्यवस्था भी वहाँ लगने वाले उद्योग में ज़रूर सुनिश्चित होनी चाहिए। इस ओर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये व्यवस्था अपनी नीति में की थी। इसके साथ ही यदि सरकार विशेष परिस्थितियों में अर्जेंसी क्लॉज के तहत जनहित में किसी की भी प्राइवेट ज़मीन का अधिग्रहण करती है, तो उसके बदले में सरकार को उसे स्पेशल इंसेंटिव पैकेज भी ज़रूर दिया जाना चाहिए। इस मामले में भी केंद्र की सरकार को ज़रूर ठोस कदम उठाने होंगे। इसके अलावा ये बात भी सर्वविदित है कि देश के जिन छोटे किसानों वे आदिवासी समाज के लोगों की ज़मीन काफ़ी बरसों पहले अर्जित करके उन्हें रोजगार व अन्य ज़रूरी सुविधाएं दिए बिना ही पैदल कर दिया गया है। मैं इस बारे में कहना ये चाहती हूँ कि ये जो विधेयक आपने बनाया है, तो ये विधेयक जब ये पूरा बन के तैयार हो जाएगा और ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तो जिस तारीख से ये इम्प्लीमेंट होगा तभी से ये लागू होगा। मेरे ख्याल माननीय मंत्री जी भी इस बारे में सहमत हैं। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में जिन छोटे किसान व आदिवासी समाज के लोगों की ज़मीन काफ़ी बरसों पहले अर्जित करके उनको रोजगार से व अन्य ज़रूरी सुविधाएं दिए बिना ही उनको जो पैदल कर दिया, तो और इस मामले में खास तौर से हमें आदिवासी समाज की सबसे ज़्यादा खराब हालत छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, झारखंड, बिहार,
मध्य प्रदेश व राजस्थान प्रदेश आदि इन राज्यों में देखने के लिए मिलती है, जिनकी ज़मीन काफ़ी वर्षों पहले ले ली थी, उनको पैदल कर दिया। उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की। उनको ना तो रोजगार के लिए ना उनके पुनर्वास के लिए, उनकी हालत तो बहुत ज़्यादा खराब है। तो उनके लिए इस विधेयक में उन लोगों के लिए इस विधेयक में कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि अभी ये तो जिस तारीख से लागू होगा तो उस तारीख से जो भी जिनकी भी ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी तो उनके नफ़े नुकसान का देखा जाएगा। लेकिन जो लोग काफ़ी वर्षों से, खास तौर से छोटे किसान और जो आदिवासी लोग, तो जो पुरानी भूमि अधिग्रहण नीति थी जिससे वो प्रभावित हो गए हैं, जिनका बहुत बुरा हाल है, तो आज उनकी इतनी ज़्यादा खराब हालत है कि वो रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं। उनको रोटी रोजी के साधन नहीं है, उनको खाने के लिए पेट भर के उनको एक वक्त भी उनको रोटी नहीं मिलती है। हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज़्यादा हालत खराब है। छत्तीसगढ़ में खास तौर से जिस छत्तीसगढ़ को कहते हैं कि ये धान का कटोरा है, उसको कहते हैं, और सबसे ज़्यादा धान वहाँ पे आदिवासी लोग पैदा करते हैं। वहाँ पे आदिवासी लोगों की ज़मीन औने पौने भावों में खरीद कर, और भी अन्य राज्यों में जहाँ पर आदिवासी लोगों की बेल्ट है, तो उनको जंगलों से बाहर कर दिया है और उनको ना रोजगार के साधन दिए गए। आज उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है और फिर वो गलत रास्तों पर चल रहे हैं। सरकार फिर उनके खिलाफ एक्शन लेती है। मैं समझती हूँ इस मामले में उनके खिलाफ एक्शन लेने की बजाय तो वहाँ की राज्यों की और केंद्र की सरकार के ऊपर एक्शन होना चाहिए, जिन्होंने इनको पैदल कर दिया, इन लोगों को, आदिवासी लोगों को पैदल कर दिया है। इनकी बहुत बुरी हालत है। और मैं समझती हूँ कि और इसके लिए भी इस विधेयक में यदि केंद्र की सरकार की नीयत साफ होती तो जो भूमिहीन हो गए हैं, जो छोटे किसान जिनकी ज़मीन ले ली, आदिवासी लोग हैं, उनको जंगलों से बाहर कर दिया, यदि केंद्र की सरकार की नीयत साफ होती तो इस विधेयक में आप लोग इनके लिए ज़रूर कोई ना कोई प्रावधान रखते। और मैं समझती हूँ कि आप लोग कर सकते हैं, यदि आपकी नीयत साफ होती तो आप लोग पूरे देश में इस विधेयक में ये बात शामिल कर सकते थे कि हमारे देश में जो खेती करने के लिए सरकारी ज़मीन खाली पड़ी हुई है, क्योंकि शायद आप माननीय मंत्री जी को ये ज़रूर मालूम होगा कि हमारे देश में जितनी ज़मीन पर खेती होती है उसके लगभग या उससे ज़्यादा खेती करने के लिए ज़मीन आज भी सरकार के पास खाली पड़ी हुई है। तो जो लोग काफ़ी वर्षों पहले पैदल हो गए, जिनको कुछ नहीं दिया गया, गलत रास्तों पर चलने के लिए मजबूर हो गए, तो इस विधेयक में सरकार की जिम्मेवारी बनती थी कि सरकार के पास जो खेती करने के लिए खाली जमीन पड़ी हुई है, यदि इस विधेयक में तो उन भूमिहीन लोगों को जो पैदल हो गए हैं, यदि उनको कम से कम 3-3 एकड़ जमीन देने का भी प्रावधान इस विधेयक में कर दिया जाता तो मैं समझती हूँ कि उनके लिए, उनके ऊपर बहुत बड़ा उपकार होता। और ये सब हमने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया है। उत्तर प्रदेश में आदिवासी लोग तो ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी बेल्ट है, थोड़े से ज़िले हैं जो बिहार से लगे हुए हैं, उधर हमारी सरकार ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश में सर्व समाज में से जो गरीब लोग थे और ख़ास तौर से जो वीकर सेक्शन के लोग थे, उत्तर प्रदेश में जो सरकारी ज़मीन खाली पड़ी थी, हमने किसी किसान भाई की ज़मीन लेकर भूमि इन लोगों के बीच में नहीं बांटी थी, बल्कि जो सरकार के पास ज़मीन खाली पड़ी थी उत्तर प्रदेश में, उस ज़मीन के 1 एकड़ या 3 एकड़ के हमने पट्टे काट के उत्तर प्रदेश में जो भूमिहीन लोग थे, बेरोजगार लोग थे, उनको दिए, जिससे उत्तर प्रदेश में कई लाख लोगों को इससे फायदा पहुंचा। तो इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से ये कहना चाहूंगी कि आपको जो काफी वर्षों पहले जिनकी जमीन ले ली गई, आदिवासी लोगों की, कमजोर लोगों की, छोटे किसानों की, इस विधेयक में उनके लिए भी प्रावधान होना चाहिए। और नहीं तो आप लोग उनको गलत रास्ते पे जाने से किसी भी कीमत पर रोक नहीं पाएंगे। ऐसी स्थिति में मैं फिर इस बात को दोहराना चाहती हूँ कि केंद्र की सरकार को देश में इन गरीब भूमिहीन आदिवासी समाज के लोगों के लिए इनके हितों में अलग से या तो इस विधेयक में शामिल कर लेते तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन आपने इस विधेयक में उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया है। इसलिए मेरा माननीय मंत्री जी से ये कहना है कि इनके हितों में आप अब
अलग से जल्दी नई भूमि सुधार नीति यदि आप ले आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। और यदि इस विधेयक में इसकी व्यवस्था कर ली जाती तो शायद फिर ये नई नीति अलग से आपको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी तो ये पास नहीं हुआ, आप इसके ऊपर गंभीरता से सोच विचार कर सकते हैं। और अब अंत में हमारी पार्टी का यही कहना है कि केंद्र की सरकार ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो ये बहुत थोड़ी सी राहत देने वाला भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन से संबंधित विधेयक संसद में पास कराने के लिए लाया है, उसमें अभी और भी ज़्यादा सुधार लाने की सख्त ज़रूरत है। और इस संदर्भ में हमारी पार्टी ने जो भी जरूरी सुझाव दिए हैं और हमारी पार्टी के साथ साथ अन्य पार्टियों द्वारा भी जो भी आपको कुछ और भी जरूरी सुझाव दिए जा रहे हैं, उन पर भी अमल करने के लिए केंद्र की सरकार को व संबंधित मंत्री को जरूर सकारात्मक नज़रिए से सोच विचार करना चाहिए। तभी देश के सही मायने में यहाँ किसानों, दलितों, आदिवासियों व अन्य भूस्वामियों को इस नए विधेयक के बनने से इन्हें सही व पूरा लाभ मिल सकता है। और अब मैं वरना इस विधेयक को लाने का कोई सार्थक लाभ सिद्ध नहीं होगा। और अब मैं फाइनली इस विधेयक के बारे में अपनी पार्टी की राय स्पष्ट करूं, लेकिन इससे पहले मैं केंद्र की सरकार से ये कहना चाहती हूं, मान्यवर आपके माध्यम से मैं इससे पहले केंद्र की सरकार से कहना चाहती हूं कि आपने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और भूमि अधिग्रहण से संबंधित इन दोनों विधेयकों को जनहित में इसी सत्र में पास कराने के लिए इस सत्र को कुछ दिनों के लिए आपने बढ़ाया। लेकिन इन दोनों विधेयकों के साथ साथ देश में SC ST वर्गों के पदोन्नति में आरक्षण को बरकरार रखने से संबंधित लाए गए संवैधानिक संशोधन विधेयक को राज्यसभा में पास कराने के बाद अब लोकसभा में भी पास कराने का ये मामला भी कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हमारी पार्टी केंद्र की सरकार से ये चाहती है कि इसके लिए संसद के सत्र को कुछ दिनों के लिए और भी बढ़ाया जाए, ताकि लोकसभा में लटका हुआ ये संवैधानिक संशोधन विधेयक यहाँ भी जरूर क्लियर हो सके। इसके साथ ही इसी दौरान हमारी पार्टी ये भी चाहेगी कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी के समय में केंद्र की सरकार को भेजा हुआ OBC की लगभग 16 जातियों को SC ST की सूची में शामिल किए जाने का मामला भी अभी तक यहाँ लटका पड़ा हुआ है। इस पर भी केंद्र की सरकार को अब अंतिम निर्णय ले लेना चाहिए, अर्थात इस मामले को ज़रूर स्वीकार कर लेना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं केंद्र की सरकार द्वारा लाए गए इस आधे अधूरे भूमि अर्जन, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन विधेयक 2011 का समर्थन करते हुए अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री P. राजीव। Thank you, Mr. Deputy Chairman. I would like to congratulate the Minister to come with a new bill to repeal the outdated Draconian Land Acquisition Act of 1894. Sir, but we expect the legislation should be a comprehensive legislation and it should be adopted in line with democratic principle of justice and fairness. But with due respect, I would like to submit that our Honorable Minister, Mr. Jairam Ramesh, actually destroyed a chance to move a historical legislation which address all concerns of the farmers and society in total. Sir, this is a paradigm shift from, not a paradigm, a shift from one extreme to another extreme. That is, a shift from colonial to a neoliberal legislative framework, sir, which is no less draconian, if not more. This is for address the concerns of the neoliberal needs of the country after which stipulated after 1991, sir. Sir, actually the government taken this legislation as another gimmicks for the coming election. They are propagating several things. The people will get more benefits. The urban people, they are waiting for passing of this bill to give their land for the construction of highways. They are waiting to give their land for the construction of railways. They are waiting to give their land
for the construction of electric power generation station, metro station, so and so. But sir, whether the people who displace for a national highway project will get this benefit, whether the people who displace for a railway project will get this benefit as per your new legislation, whether the people who displace for a metro rail project will get the benefits as per this act, whether the people who will displace for an electrical power generation project will get these benefits, sir? Definitely no, sir. As per the section 1061, that is the exclusion clause, and there is schedule 4, it enlisted 13 legislation. As per the available statistics, 90% of the acquisition of land in our country is as per this 13 legislation. That means 90% of the land acquisition will not come under the purview of this act. This is actually a gimmick. This is actually a fraudulent activity of the government to the people of this country, and this is an eyewash. Then, sir, there is another clause, that is 106(2). In addition to 106, it empowers the central government to make any changes to the Schedule 4. That means the executive can decide in future whether any of this provision is applicable to cess, whether any of this provision is applicable to any other act. The executive, this space, this provision give the space for the executive to decide what they like on this land acquisition policy, sir. This is totally a cheating to the people. This is a fraudulent activity of the government, sir. Sir, that is true. The government came with a legislation LARR bill. It had sent to the standing committee. Standing committee submitted a very detailed report, but the minister is not ready to accept the major recommendation of the standing committee. That is true. There are some changes in the to the former bill. This is a new bill. But the major recommendation on, earlier it was 97, now it is 106, that is the exclusion clause. The standing committee, the miniature of the parliament, unanimously recommended to the government, this clause should not be there. If 1061 and 1062 is there, then there is no relevance of this bill, sir. This is only for election. If this two section is there, it is not applicable to 90% of the land acquisition of this country. So, we strongly demand the government to delete these two sections from this bill, sir. Sir, that is true. A new clause is there in the new bill, that is 1063. That is actually very clever exercise by the minister to create a feeling, yes, I am accommodating some of your feelings. That is, he is very clever and very dynamic, and he did all. Yes, that is direct that. Any of the provisions of this act, why this any? If you are genuine, if you are honest, why you substitute this 1063, that the government should amended all the existing acts in the section Schedule 4 in accordance with this new legislation. Why? You are not ready for that? For creating an atmosphere. Yes, I am trying to create a consent. I am accommodating the feelings of all sections. Then I am adopting this new clause 1063. Any of the provision, they can adopt anyone. That is actually not a good activity. It is an honest approach by the minister. It is a very professional approach of a dynamic minister. That is not in the right way, sir. Sir, actually, he also tried to create a consent. We are accommodated most of the submission by the CPIM. That is not true. You are trying to create an atmosphere. Yes, I am trying to accommodate all of your reviews. But most of our significant suggestions, that is relating to the exclusion clause, that is issue of proper definition of public purpose and affected person, binding nature of social impact assessment, land use plan, land use commission, provision for safeguarding food security, enhanced compensation, fair and just rehabilitation and resettlement, prior informed consent and role of panchayat as well as gram panchayat have been disregarded from our submission, sir. Sir, actually, I would like to quote from the
speech of H.W. Bliss, who steered the bill in 1894. I quote, 1894 bill. The bill will not be used in furtherance of private speculations, and that the local government should not be subject to pressure which it might possibly sometimes be difficult to resist on behalf of enterprises in which the public have no direct interest. And stated that it was not the intention of the legislature that the government should be made a property agent for companies to acquire land. This is in 1894 speech by H.W. Bliss, sir. Now, this is the first time in the world a government is ready to acquire the land for corporate. Anywhere in the world, the government acquire land for corporates? Is it in the United States? The government acquire land for the corporates? Is it in the European Union? Any countries? This is first time in the world a government acquired land for corporates, and they are creating an atmosphere for the corporates, sir. Sir, I have to make some suggestions on this bill. We have already made several amendments to the existing bill. One, infrastructure. The Standing Committee gave a very detailed recommendation on this vague nature of the definitions. Some changes have been made by the minister on the definitions, but still, this definition of public purpose and infrastructure is vague. It creates a vacuum, a space for the subjective interpretation of the executive. They can implement this public purpose for any activities of the corporate and private enterprises, sir. So, we demand public purpose must be exclusively and tightly defined, objectively determined, collectively approved, justiciable and strictly construed, limited to activities which are of direct benefit to the largest number of people and does not include the furtherance of private speculation and profit. This definition should be changed. It's very vague. It should be strict to this formulation, sir. Sir, definition of infrastructure. Earlier it was very vague. Now some changes have been made as per the recommendation of the Standing Committee, but it's still, it is, sir, you are pressing the bill only now, only now, sir. No, Mr. Rajib, you have, speech is only, yeah, you have one more speaker, your party leader, party leader Yasuri, will he speak? No, no. He'll speak, then you'll have to conclude. Speak. Give some time. Yeah. When you are No. If because your leader is speaking, your party leader is speaking, Mr. Yasuri is speaking. So you be brief and you conclude. You take 1 minute. Leave some time for him. You have taken 1 minute from me, sir. The chair should be fair to all speakers, sir. You have forgotten to press the bill for some time, sir. No, what I am doing is only let you know. I am letting you know that your party leader is speaking. Yes. And so you have to leave some time for him. The chair have taken 1 minute from you, sir. Okay. From me, sir. Okay. Sir, then this urgency provision. That is another way for vague interpretation. And our demand, the urgency should not be invoked for private companies and be restricted to national defense and all other process to seek consent, hear objection and undertake a social impact assessment must continue, sir. The government, after passing the bill in the Lok Sabha, the minister came with the 3-4 amendments. That means it is trying to further dilute the intention of the bill. Earlier, for irrigation process, the land should be given to the displaced person. Now, land leave compensation, that is in practical, de facto, only compensation, land for the displaced person in irrigation project. This is a dilution. I don't know what is a compulsion. After passing the Lok Sabha, the minister came with this amendment to please who? For what is the compulsion? Any the very famous phrase by the Prime Minister, any this formulation or your alliance compulsion, that type of thing. That is against the interest of the country, sir. Sir, then social impact assessment study must be binding and should not be overruled. And there should be some distinction in between the acquisition for PSU and the government with the private and PPP projects. The law prevailing in scheduled areas should prevail over the proposed legislation, sir.
And the food security, the government proposed seem to indicate that rain-fed, dry land and semi-airly land is unproductive and their acquisition does not affect the food security. We did not believe that these should be protected in these things, sir. And SC, ST and small and marginal farmers should receive land for, sir. The tenants will not get the compensation as per this definition. Tenants, they get the R&R package, but they are working, the land distribution is not implemented in the major part of the country. The tenants is the most suffering part of the country, sir. They are actually working in the land. Then the compensation should be given to the tenants, sir. Please conclude now. Please conclude now. No bar on jurisdiction on civil code. This violates the natural justice principle, sir. I hope the minister actually take this point correct seriously and make proper amendments to the legislation, sir. Thank you, sir. Thank you. Derek O'Brien. Okay. Mr. Chairman, sir, the expression Ides of March has come down to us from William Shakespeare and Julius Caesar. But for me, sir, the Ides of March is actually March 14th, one day before March 15th, 2007. Because there's a metaphor for a ruling order that had decayed beyond redemption and begun to treat its citizens as subjects. In fact, began to treat its citizens like slaves, just like the Roman generals would take them captive. My reference, of course, sir, March 14, 2007, is to the firing on innocent householders and farmers in Nandigram, a massacre that shook the consciousness of our state and revealed, they exposed. Sir, I did not disturb anybody. Sir, my time. Sir, I did not take up anybody's time. Please continue. This is, I did not disturb. Exposed. Please, Nandigram. Sir, I am talking about the biggest land movement in this country. Please. What do you mean you cannot stop me? We are discussing a land bill. This is the biggest land movement ever in the country. Let me finish. This was... Sir, flip the page. Let him have his say. Sir, you will have your time, let him have his say. Sir, I was talking about Caesar, but there are also the communist Caesars of Bengal. So what to do, sir? Sir, this was the most brutal and dramatic evidence, sir, that the land acquisition system in our country at that time, from 1894, it has been rotten. It needed to be rescued from self-serving brokers and agents, such as those who live in the headquarters on Alimuddin Street in Kolkata. Sir, on that dark day, Please restrict to the merits and demerits of the bill. Please. Sir. Please. Coming, sir, coming. Please. Sir, my time, sir, is as it is. Sir. Yeah, you have your time, but you restrict yourself, please. Sir, by March 14th, don't give me advice, Baba, y'all, please don't give me advice on what to say, let me speak. March 14th was the day, sir, our existing land acquisition model became not just untenable, sir, it actually became a curse. That was the day our leader Mamta Di of Trinamool Congress, who was in the forefront of a 3-decade struggle, resolved to go on a 26-day hunger strike to protest against the rape of a young girl in Singur and so many people who had died in these movements by bullets sponsored by the same people who are making so much of a noise today. The bill we are to debate today, sir, is a small step towards securing justice for the victims of the terror in Nandigram. Before I speak further, sir, I would like to salute those. Please, Mr. Raj. I would like to salute. Sir, let me finish. Sir, let me finish. All right. Sir, let Please let him speak. Sir, my time. Please let him speak. Sir,
Because the same people who are standing up today had converted land grab into a pseudo-scientific practice, sir. The Trinamool Congress was the first party to articulate a policy for land acquisition. In 2006, because we saw... Arey, sir, what is this, sir? Please have patience and listen. Sir, I understand sometimes the truth hurts, but let me finish my speech. Sir, because we saw, sir, because the Trinamool saw the absence of a well-defined modern land mechanism. So that's why, sir, the issue here is not just about who should buy the land, whether the state should buy it or whether industry should buy it. There's a broader context to it, sir, and there are three parts of this broader context. Protecting farmers' rights, B, concerns of food security, and C, finding that balance between agriculture and industry to flower together. So the Trinamool policy is based on what is known as the doctrine of eminent domain. What is the doctrine of eminent domain? When the state recognizes private property, the private owner becomes the absolute title holder of that property. The state still remains the paramount holder of the property. And that's why we understand and appreciate that a piece of land for any public purpose, be it a bridge or whatever, can be acquired by the state. And the minister from 2009 has run the marathon, but somehow we feel, and strongly, that he stopped halfway through. Because in this bill, we have some serious issues. And I will just touch on some of the 3-4 very serious issues. First, no forcible acquisition of land at any cost. No, no, no. Second, you're talking about 80% farming families who've agreed, 70% for public purpose who've agreed. Our view on this is the same as just what it was right through the land movement. No 80-20, no 70-30, it's 100. Someone has to speak up in front of the farmer. There are lots of people making speeches here about how good this bill is and how could it be improved. This is the very basic issue we have. 80-20 no, 70-30 no, it has to be 100-0. No multi-crop land because multi-crop is an asset. Sir, and when we are talking about acquiring land, industry of course needs to acquire land. Industry acquires labor, industry acquires products, industry acquires other inputs. None of these acquired by industry does the government interfere. So why does the government need to interfere for this purchase of this land? Now I know when I say this, there'll be concerns about whether farmers have the necessary skills. Do farmers today have the necessary skills to negotiate directly with corporate buyers or with governments? We believe, sir, they do. With a little help, with a little guidance, of course they do. Overall, we believe we should trust the sagacity of the Indian farmer. He knows what's best for him. He knows what's best for India. In all humility, sir, the Trinamool Congress too knows what's best for the Indian farmer, and we will not compromise on this. We also know how to strike the balance between industry and agriculture, not one at the cost of the other. This bill, sir, overall is better than what it was for the farmer 3, 4, 5 years ago, but this bill is not good for the farmer. This bill is not good for the conscience of the industry. This bill is not good for the nation. We do not support this bill. We have made a speech. Our button also will reflect that after we finish this debate. Thank you, sir. I finished on time because our second speaker, our second speaker is one of the most qualified, eminent people from the world of land reform, Devabrato Bandyopadhyay. And I've also noticed that there are many people here who will come and speak on a variety of subjects. I'm also looking forward to someone else here in the front bench who will speak on the same subject on land reform. Thank you, sir. Thank you. The next speaker is Ram Gopal Yadavji. Thank you, Sriman.
श्रीमान, इस विधेयक को जिसका माननीय मंत्री जी ने जो नाम रखा है वो इतना बड़ा है जिसको याद रखना बहुत मुश्किल है, इसलिए भूमि अधिग्रहण विधेयक ही। माननीय मंत्री जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जो नाम इस विधेयक का रखा है वो इतना बड़ा है कि इसका अगर भूमि अधिग्रहण विधेयक रखते तो ज़्यादा अच्छा था। इसको कोई पूरा कभी याद नहीं रख सकते। और दुर्भाग्य इस देश का ये है कि जब जब कानून आते तो ऐसे आते हैं कि सामान्य व्यक्ति उसको ठीक तरीके से समझ नहीं सकता, उसको इंटरप्रिटेशन के लिए किसी न किसी वकील की ज़रूरत होती है, और इसमें भी ज़रूरत पड़ेगी, और तमाम तरह की मुकदमेबाजी के लिए दरवाजे ये विधेयक भी खोलेगा। इस पूरे विधेयक की, इतना बड़ा विधेयक है, इतनी धाराएं हैं, इतनी धाराएं अमेरिका के पूरे संविधान में नहीं। मैं समर्थन तो कर ही रहा हूं विधेयक, लेकिन मेरी कुछ शंकाएं हैं और कुछ सुझाव भी। अभी तक हमेशा ये होता आया है, और अगर विभिन्न सरकारों ने, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, उन्होंने ध्यान न दिया तो हमेशा जो बहुत उपजाऊ शहरों के नज़दीक की ज़मीन है उसी का अधिग्रहण बड़े पैमाने पर हुआ है। सड़कों और नहरों वगैरह के लिए छोड़ दिया जाए वो अलग बात है कि उसको तो जाना पड़ेगा इधर उधर से, वरना जो उपजाऊ ज़मीन है, सिंचित ज़मीन है, जिस पर 2-2, 3-3 फसलें होती हैं, उसी तरह की फसल का हमेशा अधिग्रहण किया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो खेती योग्य ज़मीन है उसमें कुछ परसेंट कमी आई है इस देश में। उसको पूरा करने के लिए अब मैं सुझाव आपको ये दे रहा हूँ कि अभी भी बड़े पैमाने पर देश में बंजर ज़मीन पड़ी हुई है, रेवेन्स की ज़मीन है, जिनको एकसा करके आप वहाँ कुछ डेवलपमेंटल वर्क कर सकते हैं, उसको अधिग्रहित कर सकते हैं और उसको प्रयोग में ला सकते हैं, या उसको खेती योग्य बनाकर जो ज़मीन कम हो रही है उस ज़मीन की क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, उसको कंपेंसेट कर सकते हैं। एक मेरा सुझाव ये है। दूसरा ये कि जो ज़मीन है वो किसान को अनंत काल तक रोजी रोटी देने का काम करती है। जो आप मुआवजा उसको देते हैं अधिग्रहण करने के बाद, कोई भी उसको 1-2 साल में खा पी के बराबर कर देते हैं। अगर किसी किसान के बच्चे ठीक हैं तब तो ठीक है, और अगर लफंगे किस्म के हुए तो दारू पी के, जुआ खेल के या बर्बाद करके उसको 1-8 साल में ही पूरा कर देते हैं और फिर मजदूर हो जाते हैं। इसलिए जिन किसानों की जमीन ली जाए उनका स्थायी तौर पर पुनर्वास करने के लिए, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको रोजी देने का काम होना चाहिए, चाहे वो नौकरी के रूप में दें, चाहे अन्य किसी तरीके से दें, लेकिन कोई न कोई व्यवस्था की जानी चाहिए उसके लिए। वरना टेम्परेरी जो आप कंपेंसेशन दे देते हैं उससे उसका कुछ लाभ होने वाला नहीं होता है। आपने जो इस अपने विधेयक में ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना बाजार भाव के कंपेंसेशन देने की जो बात की है और शहरी क्षेत्र में 2 गुना, तो ये चीज़ स्पष्ट नहीं है कि बाजार भाव तय कैसे करेंगे। जो सेक्टर रेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तय करता है, आपको अच्छी तरह ज्ञात होगा और आप जानते भी हैं कि उस सेक्टर रेट से बाजार भाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन
जब ये कंपेंसेशन देने का मामला आता है तब बाजार भाव सेक्टर रेट ही माना जाता है। हमने देखा है नोएडा में सड़क के इस पार जमीन 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया वर्ग मीटर है और सड़क के उस पार 4,000 रुपया वर्ग मीटर है, क्योंकि सेक्टर रेट 4,000 रुपया वर्ग मीटर है। मार्केट रेट 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपया वर्ग मीटर और सेक्टर रेट 4,000 रुपया वर्ग मीटर। सर्किल रेट, इस सर्किल रेट को ही बाजार भाव माना जाएगा तो किसान फिर भी घाटे में रहेगा। आज भी रहता है। बगल में रोज आप आंदोलन चल रहे हैं, देख रहे होंगे, चाहे वो हरियाणा हो चाहे उत्तर प्रदेश। तो ये जो है, इसमें आपने ने स्पष्ट नहीं किया है कि मार्केट रेट क्या होगा। क्या सर्किल रेट को ही मार्केट रेट माना जाएगा? अगर ये होगा तो किसान का कुछ भला होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको तो नुकसान होता ही है। और जो ये व्यवस्था की है कि अगर दाम बढ़ जाते हैं और कोई 5 साल से पहले उसको बेच देता है लेने वाला, अधिग्रहण करने वाला, तो उसका 40% उसको दिया जाएगा। आपको मालूम है कि अभी जो लेता है जमीन 10,000 रुपया वर्ग मीटर के हिसाब से जिसको अलॉट हो जाती है, वो बिना एक पैसा खर्च किए हुए 50,000 रुपया वर्ग मीटर पर अगले दिन बेच देता है। आप 5 साल की बात कर रहे हो, 40% उसको देने की बात कर रहे हैं। ये कौन स्वीकार कर लेगा कि 50,000 बिका है? तो ये ऐसी चीजें हैं, ये व्यावहारिक दिक्कतें मैं बता रहा हूं आपको। मैं आपके इन धाराओं पर नहीं जा रहा हूं। मैं जानता हूं कि ये मुकदमेबाजी होगी। हिंदुस्तान का संविधान बना था दुनिया का सबसे बेहतर संविधान, सबसे बेहतर, बट इट प्रूव टू बी द हेवन फॉर द लॉयर्स। ये सारी दुनिया जानती। एक ही चीज की व्याख्या तरह तरह से करने के लिए जेटली साहब नहीं है, बैठे हुए सतीश मिश्रा जी। एक ही चीज पे एक बात कहेंगे, बिल्कुल सही लगेगी कि ये सही कह रहे हैं, इसका दूसरा पक्ष फिर बाद में कहेंगे कि नहीं ये सही है, वो सही है। वो आप संविधान में कितनी बार संशोधन करना पड़ा आपको? इस विधेयक में भी संविधान में उस विधेयक में भी संशोधन करना पड़ेगा आगे चल के। इतनी मुकदमेबाजी होगी इसमें, और इतनी जल्दी, इतनी हड़बड़ी में आप थे कि लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा में आते तक आपको 3 ऑफिशियल अमेंडमेंट और लाने पड़े। तो ये तो मैं बात कह रहा था, लेकिन एक चीज मैं और कहना चाहता हूं कि इसमें दिक्कतें भी बहुत आई। ये है तो बड़ा पॉपुलिस्ट कदम है आपका, लेकिन नेशनल हाईवेज को छोड़ दीजिए। अगर डिस्ट्रिक्ट रोड बननी है या आपकी PMGSY है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसके लिए आप कोई कंपेंसेशन तो देते नहीं। ये इस एक्ट के लागू होने के बाद इसका क्या होगा? ये चलेगी योजना कि नहीं चलेगी? महात्मा गांधी नरेगा है, इसके अंतर्गत तमाम काम होते हैं जिसमें जमीन काम आती है। इसमें कोई कंपेंसेशन आप नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद आपको कंपेंसेशन की व्यवस्था जब हो जाएगी तो कोई काम करने नहीं देगा, या तो कंपेंसेशन दीजिए। तो इन योजनाओं का क्या होगा ये सोचा आपने? सोच लिया? नहीं सोचा है। 100 में 79 व्यक्ति कहते हैं कि हाँ ठीक है हम तैयार हैं जमीन देने के लिए। 21% कहते हैं नहीं है तो आप नहीं कर सकते। ये व्यावहारिक दिक्कतें भी, ये बहुत जबरदस्त व्यावहारिक दिक्कतें। एक आशंका ये है कि इससे तमाम डेवलपमेंटल वर्क भी रुक सकते हैं।
ये आशंकाएं हैं लोगों के मन में। जमीन अधिग्रहण करने के लिए जब आप गांव में पंचायत करने जाएंगे तो तमाम नए किस्म के भूमाफिया पैदा हो जाएंगे। उनका सहारा लेना पड़ेगा सरकारी अधिकारियों तक को। उनकी सहमति, किसानों की सहमति किसी तरीके से दिलाइए, ये करना पड़ेगा। ये इतना बड़ा संकट आने वाला है कि एक तरफ इसकी अच्छाइयां हैं, इसमें दो राय नहीं, लेकिन इसकी जितनी अच्छाइयां हैं उतनी बुराइयां भी हैं। दूसरा पहलू भी इसका है। तमाम उद्योगपतियों को, उद्योग धंधे वाले व्यक्तियों को या छोटा मोटा काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन सबको ये संदेह है कि वो काम नहीं कर पाए। ये स्थिति होने वाली है। उससे निपटने के लिए आप क्या काम करने जा रहे हैं? और अतीत में भी कई जगह मैंने देखा है, जब रामगंगा पर कालागढ़ में, बिजनौर में डैम बन रहा था, तो मैंने देखा वहां इधर से उधर चला गया, डैम बन रहा था, पैदल निकल गया, रामगंगा में कोई पानी नहीं था। उसके बाद कई किलोमीटर में उसका कैचमेंट एरिया हो गया, तमाम लोग विस्थापित हो गए। टेहरी को हमने देखा ही, टेहरी के महल को डूबते हुए देखा है। अभी तक सारे लोगों का पुनर्वास नहीं हो सका, अभी तक नहीं हो सका। और वो नर्मदा पे जो बन रहा है, कौन सरोवर है? सरदार सरोवर। उसके लिए जाने कितने दिनों आंदोलन चला, लोग विस्थापित लोगों को आज तक रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सका। अभी तक जितने लोग देश में विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के चलते विस्थापित हुए हैं, उनमें से कितने % लोगों को रिहैबिलिटेट किया गया है और कितने % लोगों को रिहैबिलिटेट नहीं किया जा सका। तो रिहैबिलिटेशन की जो समस्या है वो बहुत बड़ी है। आपने नाम तो इसमें जोड़ दिया है कानून में, लेकिन उनको वास्तव में रिहैबिलिटेट करने के लिए आप एक डायनेमिक मिनिस्टर हैं, ये बता ही रहे थे, सारे लोग जानते हैं, मैं आपको पसंद भी बहुत करता हूँ। ये क्लेवर शब्द का प्रयोग कर रहे थे और हम न क्लेवर कहना चाहेंगे न दूसरे तरह का शब्द का प्रयोग करना चाहेंगे। आप एक अच्छे आदमी हैं, क्लेवर हैं, क्लेवर एक विद्वान आदमी हैं, आप सही है, लेकिन परिस्थितियों बस या चुनाव नजदीक आते वक्त आपने इस विधेयक को जो जल्दबाजी में पारित कराने की कोशिश की है, पारित तो हो ही जाएगा आज वो पारित, लेकिन जो बनाया है उसमें बहुत सारे संकट देश के सामने आने वाले हैं और इन संकटों को अगर आप चुनाव के बाद सत्ता में ना आ पाए तो जो लोग आएंगे उनको झेलना पड़ेगा। क्योंकि आपने ये समस्या, इसमें तो आपने कितने दिनों के लिए इसमें किया हुआ है। एक आधा मिनट भी नहीं लूँगा। तो हमारी एक तो ये है कि जो मुख्य चीज़ कि ऊसर बंजर ज़मीन में लोगों को बसाइए, जाके इंडस्ट्री लगवाइए, कुछ लोगों को रोजी रोटी गांव वालों को भी मिलेगी, शहर से हटाइए, दूर कीजिए थोड़ा सा, या फिर उस ज़मीन को खेती लायक बनाइए। जितनी ज़मीन आप लें उतनी ही ज़मीन खेती लायक बनाने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है, अगर खेती सुगड़ती जाएगी तो एक दिन ऐसी स्थिति आएगी कि हमें बाहर से फिर खाने के लिए मंगाना पड़ेगा अन्न। उससे बचने के लिए ऊसर बंजर रेविन्स को ठीक कराइए, बैरन लैंड पर को ठीक खेती योग्य बनाने की कोशिश कीजिए, उसको अधिग्रहित करने की कोशिश कीजिए। और ये जो हमने शंकाएं व्यक्त की हैं बाजार भाव वाली, और जो भूमाफिया पैदा हो जाएंगे 80% और 70% को लेकर जो दिक्कतें आपके सामने आएंगी, तमाम प्रोजेक्ट आपके बन नहीं पाएंगे। मनरेगा पर और PMGSY पर उन तमाम चीज़ों पर संकट पैदा होगा। इसके लिए आपके दिमाग में क्या योजना है, ये भी उसको स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए जब जवाब दें वोट से पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।